मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ऋषिराज यादव सीएलसी के इस डिजिटल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी तक हम 27 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, अर्थात हम 2 चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड उसके बाद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर की फिजियोलॉजी के, और वो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इस चैप्टर में हम किन किन कंटेंट्स की बात करेंगे। उन कंटेंट्स के बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ब्लड की बात करेंगे, लिम्फ की बात करेंगे, सर्कुलेटरी पाथवे की बात करेंगे, डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे, इसके बाद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। इसके अलावा कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेशन, मीन्स हृदय चक्र का जो नियमन है उसकी बात करेंगे। डिसऑर्डर्स, मीन्स जो भी इससे संबंधित विकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। लास्ट में क्विक रिकैप एंड अदर्स, और जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन सब की बातें करेंगे। कंटेंट में याद रखें कौन कौन से पार्ट है। इंट्रोडक्टरी पार्ट ब्लड है, लिम्फ है, सर्कुलेटरी पाथवे है, डबल सर्कुलेशन है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेशन है, डिसऑर्डर्स है, और क्विक रिकैप के बारे में बात करें। ध्यान से समझे, ये सारे पॉइंट एक एक करके हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन। दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि हमें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की क्या रिक्वायरमेंट थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इससे पहले दोनों चैप्टर जो पढ़े हैं वो इससे रिलेटेड चैप्टर हैं। पहला पॉइंट, हमारी बॉडी के टिश्यूज को, ग्रुप ऑफ सेल्स को, उनकी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, जो पोषक तत्व हैं, वो रिक्वायर्ड है। और बॉडी सेल्स और टिश्यू के पास यदि टॉक्सिक सब्सटेंस या विषैले पदार्थ जो भी बने हैं उनको वहां से बाहर निकालना ये जरूरी है। तो गैसेज के ट्रांसपोर्ट के लिए, गैसों के परिवहन के लिए, पोषक तत्वों के परिवहन के लिए, हार्मोन के परिवहन के लिए, इन सभी के लिए हमें एक बॉडी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है। और वो बॉडी फ्लूइड जो है हमारे केस में एक कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक के रूप में पाया जाता है, जिसे हम कह रहे हैं ब्लड। तो सबसे पहले उस ब्लड के बारे में हम बात करेंगे।
आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज ब्लड, ब्लड इज ए वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू मीन्स आपसे रक्त के बारे में पूछा है। रक्त क्या है? संवहनीय संयोजी उत्तक है, जिसकी पीएच वैल्यू क्या है? पीएच वैल्यू 7.4, जिसे कह सकते हैं हल्का क्षारीय। इसके कौन कौन से घटक हैं, कंपोजिशन क्या क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त के घटक कौन कौन से? तो मेनली दो पार्ट, एक पार्ट इसका 55% पार्ट, एक इसका 45% पार्ट। 45 फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और दूसरा 55% पार्ट जो है वो है प्लाज्मा। ये जो 55% पार्ट प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के भी अलग अलग पार्ट हैं। 90 से लेकर 92% जो है वो वाटर है, 6 to 8% जो है वो प्रोटीन है, मिनरल्स है, नाइट्रोजिनस वेस्ट भी। यदि नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करें, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, एटसेट्रा। मिनरल्स की बात करें, HCO3 माइनस है, क्लोराइड है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एंड फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन का परसेंटेज लगभग 4% है, ग्लोबुलिन का 2% है। तो आपसे एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो पूछा जाए तो 2:1 मिलेगा। ये पार्ट तो ब्लड के घटक का 55% पार्ट है। इस 55% पार्ट में 90 से 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन, मिनरल्स, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और मैग्नीशियम की फॉर्म में, नाइट्रोजिनस वेस्ट की फॉर्म में यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सब। और यदि बात करें हम फॉर्म्ड एलिमेंट की, तो इस फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड सेल्स की फॉर्म में, और फ्रेगमेंट्स या टुकड़ों की फॉर्म में यहां पर प्लेटलेट्स है, और ये मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े हैं। क्लियर है यहां तक?
45% फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया, 55% प्लाज्मा हो गया। फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन आ गए? WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स हैं। प्लाज्मा वाले पार्ट में क्या आ गया? 90 से 92% वाटर है, 6 to 8% प्रोटीन है, मिनरल्स है और नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब यदि इनकी वैल्यूज के बारे में और फंक्शन के बारे में देखा जाए, वो भी समझ लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं WBCs। ऑल्सो नोन एज, WBCs को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, जिनकी वैल्यू 6000 to 8000 पर mm³ है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है, इसीलिए वाइट कलर होने की वजह से इसे श्वेत रुधिर कणिकाएं या WBCs कहा जाता है। इस WBCs को फिर आगे दो पार्ट में विभाजित कर रखा है। एक का नाम दिया गया है ग्रेनुलोसाइट, कणिकीय, और दूसरे का नाम दे रखा है एग्रेनुलोसाइट, अकणिकीय। किस आधार पर ये नाम दिया गया है? यहाँ पर ये कोई न्यूक्लियस है, तो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरीके की कणिकाएं उपस्थित हैं, इसलिए इनको ग्रेनुलोसाइट या कणिकीय कोशिकाएं कहा गया। यहाँ पर ये इसके अंदर भी इस तरीके की कणिकाएं यहाँ पर नहीं होंगी, इसीलिए इसे एग्रेनुलोसाइट कहा गया। ग्रेनुलोसाइट को भी फिर आगे अलग अलग भाग में विभाजित कर रखा है। पहला है एसिडोफिल्स, जिसे इओसिनोफिल भी कहा जाता है। दूसरा है बेसोफिल और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट जो हैं, उन एग्रेनुलोसाइट में दो हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। इस तरीके से WBCs अलग अलग 5 उनका प्रकार दिया गया है, एक एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। आकृति के आधार पर देखा जाए तो कैसा होगा? देखो, एसिडोफिल्स, ये सेल इस तरीके से न्यूक्लियस होगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर क्या है? ग्रेनुल्स। यदि इनकी परसेंटेज देखी जाए
2 to 3% WBCs की फॉर्म में होंगी। इसी को इओसिनोफिल भी कहा जाता है। क्यों कहा गया है? जब इसको इओसिन एक एसिडिक डाई है उसमें डाला जाता है तो इन कणिकाओं के अंदर इओसिन डाई पहुंच जाती है और ये अभिरंजित हो जाती है। जब हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस होंगी तो एलर्जिक रिएक्शन के समय पर इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, जिसे इओसिनोफिलिया कहा जाता है। क्लियर? पहला पॉइंट क्या था? शेप के आधार पर इस तरीके से होंगी। दूसरा पॉइंट, इसी में कणिकाएं हैं, उन कणिकाओं को एसिडिक डाई से अभिरंजित कर सकते हैं। परसेंटेज वैल्यू 2 से 3%। एलर्जिक रिएक्शन में इनका नंबर बढ़ने से इसे क्या बोल रहे हैं? तो एलर्जिक रिएक्शन में हमारी क्या करती है? हेल्प करती है। सेकंड, बेसोफिल। जीरो 0.5 से लेकर 1% तक इस बेसोफिल में इस तरीके से न्यूक्लियस मिलेगा और यहां पर भी कणिकाएं मिलती हैं, लेकिन यहां पर पाई जाने वाली कणिकाएं मिथाइलिन ब्लू बेसिक डाई से अभिरंजित हो जाती है और ये कोशिकाएं हमारी बॉडी के मास्ट सेल जो होती हैं उन मास्ट सेल की तरह व्यवहार करती है। व्यवहार करती हैं। कैसे करती हैं? मास्ट सेल का यदि फंक्शन आपने पढ़ा होगा तो मास्ट सेल का फंक्शन होता है हिस्टामिन रिलीज करना, ये भी हिस्टामिन रिलीज करती है। सीरोटोनिन रिलीज करना, ये भी सीरोटोनिन रिलीज करती है। और हिपेरिन, ये भी हिपेरिन रिलीज करती है। हिस्टामिन क्या है? किसी भी वाहिनी को इस तरीके से फैला देगा। इसका मतलब वाहिनी शिथिलक है। सीरोटोनिन क्या है? सीरोटोनिन किसी भी वाहिनी को इस तरीके से संकुचित कर देगा। वाहिनी संकोचक है। और हिपेरिन जो है ये प्राकृतिक प्रतिस्कंदक है जो हमारे रक्त में बहते हुए रक्त को जमने नहीं देगा। पहली चीज मैं एसिडोफिल के बारे में बताया। एसिडोफिल इतनी परसेंटेज होगी, एलर्जिक रिएक्शन में जब एलर्जिक रिएक्शन होंगे तो उनमें हमारी हेल्प करेगी ये। और यहाँ पर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं जो ग्रेन्यूल एसिडिक डाई से अभिरंजित हो जाते हैं और एलर्जिक रिएक्शन में इनका नंबर बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं इओसिनोफिलिया कंडीशन। बेसोफिल, बेसोफिल ये मास्ट सेल की तरह बिहेव करती है। मास्ट सेल हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन रिलीज करता है। हिस्टामिन का काम है ब्लड वेसल्स को फैला देना, सीरोटोनिन का काम है ब्लड वेसल को संकुचित कर देना, हिपेरिन का काम है प्राकृतिक प्रतिस्कंदक। और इसमें इस तरीके से आपको न्यूक्लियस की शेप दिखाई देगी और यहाँ पर पाई जाने वाली कणिकाएं मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित हो जाती हैं जो एक प्रकार की बेसिक डाई है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है?
बेसोफिल। क्लियर? तीसरा पॉइंट न्यूट्रोफिल का। न्यूट्रोफिल इसमें इस तरीके से मल्टी लोबुलर न्यूक्लियस पाया जाता है। कई लोब हैं इस न्यूक्लियस के, और यहाँ पर पाए जाने वाले कणिकाएं जो हैं वो एसिडिक और बेसिक, एसिडिक अम्लीय और बेसिक क्षारीय, इन दोनों से अभिरंजित हो जाते हैं। इसकी परसेंटेज वैल्यू देखी जाए तो 60 से 65% होती है, और इनका बिहेवियर कैसा है? फैगोसिटिक बिहेवियर है। ये बक्सकाण्विक रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। बक्सकाण्विक रिएक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। जब भी हमारी बॉडी के अंदर बाहर से कोई भी जर्म्स या माइन्यूट पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो उनको शरीर से बाहर और उनको शरीर से खत्म करने का काम कौन करेगी? न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों जो मैंने बातें की हैं, चाहे वो न्यूट्रोफिल हो, चाहे एसिडोफिल हो, चाहे बेसोफिल हो, ये तीनों के अंदर इस तरीके की कणिकाएं पाई गई हैं, इसीलिए तीनों ग्रेनुलोसाइट्स हैं, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में, इनके कोशिका द्रव में क्या मिलते हैं? ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं। ये कणिकाएं या तो एसिडिक डाई से या बेसिक डाई से या एसिडिक और बेसिक डाई दोनों से अभिरंजित हो जाते हैं। इसीलिए इनकी एक कैटेगरी क्या है? ग्रेनुलोसाइट। दूसरा दूसरी कैटेगरी है एग्रेनुलोसाइट, और इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते। पहली कैटेगरी मोनोसाइट, और दूसरी कैटेगरी लिम्फोसाइट। मोनोसाइट को यदि देखेंगे तो इस तरीके से आपको किडनी के आकार का या वृक्काकार न्यूक्लियस दिखाई देगा। 2 से लेकर 7% इसकी वैल्यू है टोटल WBC की, और ये मोनोसाइट भी न्यूट्रोफिल की तरह फैगोसिटिक या बक्सकाण्विक रिएक्शंस परफॉर्म करती है। मीन्स बाहर से कोई भी जर्म वगैरह आ जाएगा तो उसको बॉडी से रिमूव करने का काम करती है। लिम्फोसाइट 20 से 25% है टोटल WBCs का। इस तरीके से दिखाई देगा इनका न्यूक्लियस। इसमें भी ग्रेन्यूल नहीं है, यहां पर भी ग्रेन्यूल नहीं है, इसीलिए क्या बोला इनको? एग्रेनुलोसाइट। और इसी लिम्फोसाइट को आगे चलकर 2 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। एक का नाम दे रखा है बी लिम्फोसाइट, और एक का नाम दे रखा है टी लिम्फोसाइट। और बी और टी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। हमारी बॉडी का जो प्रतिरक्षी तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, उसमें इम्यूनिटी को प्रोवाइड करेंगे।
और प्रतिरक्षी तंत्र में आपको पढ़ाया जाएगा इम्यूनिटी दो टाइप की है, एक को बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक को बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एक का नाम क्या दे दिया, ह्यूमोरल, और एक का नाम दे दिया सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इस बी लिम्फोसाइट का रोल है शरीर में ह्यूमोरल इम्यूनिटी बनाना और टी लिम्फोसाइट का रोल है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाना। हमारी बॉडी में ये जो बी लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन। एंटीबॉडी बनाएंगे तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा, मजबूत होगा। तो अभी तक जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो WBCs के बारे में डिस्कस किया। WBC में टोटल नंबर यदि बात की जाए तो टोटल नंबर कितना था, तो आपसे कहा जाए टोटल नंबर, तो WBCs तो हम कह सकते हैं TLC, जिसे बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना है, 6000 to 8000 पर mm³। अब बात कर रहा हूं DLC। DLC का मतलब होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ये क्या है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इसका मतलब आपको अलग अलग का बताना है। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट क्या है, बेसोफिल उससे ज्यादा, एसिडोफिल उससे ज्यादा, मोनोसाइट उससे ज्यादा, लिम्फोसाइट और सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल। इसकी परसेंटेज 60 से 65%, इसकी परसेंटेज 20 से 25%, इसकी परसेंटेज 2 to 7%, इसकी परसेंटेज 2 to 3%, इसकी परसेंटेज 0.5 से लेकर, इन सभी की अलग अलग परसेंटेज वैल्यू देखी जाए, इसी को क्या बोलते हैं, DLC। और टोटल को क्या बोल रहे हैं। तो अब आपसे कहा जा सकता है बेसोफिल, एसिडोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएं, परसेंटेज वाइज इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये इसका बढ़ता हुआ क्रम है और ये इसका घटता हुआ क्रम। क्लियर है बेटा यहां तक। अभी तक हमने ये देखा है अलग अलग WBCs और इन WBC का क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में। अब बात कर रहे हैं हम RBC। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, RBC का नंबर भी देखेंगे और RBC का क्या क्या रोल है वो भी देखेंगे। $5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन पर mm³, ये वैल्यू है। इसी RBC को रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। रेड कलर जो है वो हीमोग्लोबिन की वजह से आया और 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन
100 ml ब्लड के अंदर पाया जाता है। आपसे नंबर पूछ लिया जाए तो इतना मिलियन पर mm³। दूसरा नाम क्या है इसका? एरिथ्रोसाइट। रेड कलर किसकी वजह से आया है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछ ली जाए तो कितनी है? 100 ml ब्लड के अंदर 12 to 16। मैमल्स की आरबीसी जो होती हैं बाई कॉनकेव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होती। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और बाई कॉनकेव होती। किनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? मैमल्स या स्तनधारियों की। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, जैसे कि कैमल है और लामा है, इनके अंदर ओवल एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती। मीन्स वहां पर ओवल शेप और न्यूक्लिएटेड मीन्स उनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। मानव की आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं होता है, बाइकॉनकेव होती है। अब देखिए, जो मैं बात कर रहा हूं यहां पर न्यूक्लियस की, डब्ल्यूबीसी में सभी के पास न्यूक्लियस था, उनकी अलग अलग आकृति भी थी, लेकिन यहां आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है। तो साइटोप्लाज्मिक जो स्पेस है वो ज्यादा मिल जाएगा। इस आरबीसी का फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, तो पहले जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसी के अंदर इसका काम दे रखा है। मैंने याद हो तो बताया था आपको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसका मतलब 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, इसका मतलब 20 से लेकर 25% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट या परिवहन करने का काम भी करेगा। तो बॉडी सेल को डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, सेलुलर एक्टिविटीज या सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उस ऑक्सीजन को ये लेकर जाएगा भी और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उसको लेकर आएगा भी। तो मैंने याद हो तो आपको बताया भी था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज वाले चैप्टर में कि 5 ml ऑक्सीजन जो है ये टिश्यू को डिलीवर करके आता है और इससे 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है। 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर किया, बदले में ये लेके आया कितना? पर 100 ml ब्लड। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन चल रही हैं, तो हमारी बॉडी में 100 ml ब्लड सॉरी 100 ml ब्लड जो है वो 5 ml ऑक्सीजन देकर आया है और बदले में 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आया। पता लग गया आरबीसी का काम। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि आपके पास में 1 ml जो ब्लड है इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि 100 ml ब्लड है, तो वो इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए 1000 ml ब्लड है, वो कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ही जा सकते हैं आपसे। इसके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास ये पता होना चाहिए कि 1 ग्राम जो है वो हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है।
अब आपको ये भी पता है कि 100 ml ब्लड के पास कितना 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन भी। तो 100 ml ब्लड, फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन पूछा तो क्या होगा, 100 ml ब्लड का 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम कितने को कैरी कर रहा है, 1.34 ml ऑक्सीजन को। तो हम कह सकते हैं लगभग 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। और उस 20 ml ऑक्सीजन में से केवल कितनी दे के आया टिश्यू को, 5 ml, बाकी वापस ले आएगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर छोड़ के आ जाएगा, फिर इस तरीके। क्लियर है मेरी बात? अब दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता है, जब ये ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है तो 100% क्यों नहीं छोड़ के आया? जितने भी ऑक्सीजन रिमेनिंग पार्ट में बची है, जब हमें अचानक से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब जाकर वो ऑक्सीजन हमें मिल पाई। मान लो अचानक से आपको दौड़ना पड़ गया तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ऐसे केस में डेथ भी हो सकती है। तो जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डेप्थ या ऑक्सीजन की कमी होगी तब वो ऑक्सीजन जो बाउंडेड फॉर्म में बची हुई है वो हमें इजी वे से मिल पाएगी। क्लियर है यहां तक? WBC, WBC की टाइप और WBC का फंक्शन, RBC और RBCs के क्या क्या पार्ट है, क्या क्या फंक्शन है, वो पता लग गए। अब चलते हैं प्लेटलेट्स। बिंबाणु या इसी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। बहुत छोटी सेल्स हैं और ये रियली में दूसरी सेल के फ्रेगमेंट से बनती है। तो रियली में क्या है, फ्रेगमेंट्स हैं किसके, मेगा कैरियोसाइट। तो ये एक मेगा कैरियोसाइट है और इस मेगा कैरियोसाइट के छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे वही क्या है, प्लेटलेट्स। इनकी परसेंटेज वैल्यू देखी जाए तो 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³। क्या रोल है इसका, ब्लड क्लोटिंग या रक्त स्कंदन में अहम भूमिका होती है। रक्त स्कंदन में अहम भूमिका होती है इसकी। अब आपके पास तीनों सेल मिल गई, मैं कह सकता हूं WBCs 6000 to 8000, प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 3.5 लाख और RBCs। तो इन डिफरेंट जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, WBC से ज़्यादा प्लेटलेट, प्लेटलेट से ज़्यादा। तो मैं कह सकता हूँ ये 5 से लेकर 5.5 मिलियन और ये 1.5 से लेकर 3.5 लाख और ये 6000 to 8000। ये वैल्यूज है किस फॉर्म में, पर mm³ की फॉर्म में। ये वैल्यू सबसे कम, इससे ज़्यादा ये और इससे ज़्यादा। और अब WBCs में भी आपको पता लग गया। तो इसी को यदि ओपन करके देखें
तो बेसोफिल, बेसोफिल से ज़्यादा एसिडोफिल, एसिडोफिल से ज़्यादा मोनोसाइट, मोनोसाइट से ज़्यादा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट से ज़्यादा न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल से ज़्यादा प्लेटलेट, और प्लेटलेट से ज़्यादा आरबीसी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, डब्ल्यूबीसी हो गई या प्लेटलेट हो गई। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार केस ऐसा बनता है कि इनका नंबर, जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स, इनका नंबर कम हो जाता है। जैसे कुछ डिजीज भी हैं, डेंगू वगैरह, तो उसके केस में नंबर कम हो गया। यदि इसका नंबर कम हो जाता है तो इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, परप्यूरा। जब इसके नंबर कम हो जाता है तो स्किन के ऊपर यदि प्रेस करें, ऐसे दबाव डालें, तो नीले कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए प्लेटलेट्स क्या है, थ्रोम्बोसाइट क्या है, मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े हैं, आकार में बहुत छोटे हैं, नंबर 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ है। ब्लड क्लोटिंग या रक्त के स्कंदन में अहम भूमिका निभाते हैं। रक्त स्कंदन क्या है, जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो रक्त का बहना शुरू हो जाता है, कुछ समय के पश्चात बहना रुक जाता है, इस रुकने को बोलते हैं रक्त की स्कंदन या ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस, तो उसमें अहम रोल होगा। डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी को बढ़ते क्रम में देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी से ज्यादा प्लेटलेट, प्लेटलेट से ज्यादा आरबीसी, और डब्ल्यूबीसी का भी अलग अलग पार्ट, तो बेसोफिल, एसिडोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, देन प्लेटलेट और देन आरबीसी। क्लियर है यहाँ तक? अलग अलग आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट, इन सब का अलग अलग फंक्शन आपने देखा। अब बात कर रहे हैं प्लाज्मा वाले पार्ट की। प्लाज्मा, हमारे पास ये एक मान लो टेस्ट ट्यूब है। प्लाज्मा कितना परसेंट पार्ट है, 55%। तो यहाँ पर यदि इसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाए तो ये जो पार्ट आएगा ये 45% में से केवल 44% पार्ट आएगा। आरबीसीज का ये 1% पार्ट है, प्लेटलेट प्लस डब्ल्यूबीसीज का, और ये पार्ट जो है प्लाज्मा वाला पार्ट है 55%। आपसे पूछा जाए ब्लड के अंदर केवल आरबीसी की वैल्यू, तो केवल आरबीसी की वैल्यू, यदि आरबीसी की वैल्यू पूछी गई है तो इसे हीमोक्रीट वैल्यू भी कहा जाता है। इस 55% पार्ट में मैंने अभी बताया 90 से लेकर 92% कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे ऑक्सीजन हो, डिजोल्व फॉर्म में जो ट्रांसपोर्ट होती है वो इसी फॉर्म में होगी। 6 to 8% जो पार्ट है वो मैंने बताया प्रोटीन, इसके अलावा मिनरल्स हैं, इसके अलावा नाइट्रोजिनस वेस्ट पार्ट। ये प्लाज्मा स्ट्रो कलर और विस्कस फ्लूइड है, हल्के रंग का गाढ़ा द्रव, और जिसमें जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन कौन कौन सी है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। आपसे पूछा जाए इन प्रोटीन का भी अलग अलग रोल क्या है वो भी देखें। फाइब्रिनोजन का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में या
रक्त स्कंदन में अहम भूमिका निभाती है। ग्लोबुलिन 3 अलग अलग प्रकार की हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा है। गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती है, इसीलिए इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। अल्फा और बीटा देखा जाए तो ये Fe+2 और Cu+ का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। फाइब्रिनोजन का फंक्शन पता लग गया, ब्लड क्लोटिंग में रोल करेगी। ग्लोबुलिन का फंक्शन पता लग गया, इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्मेशन में भी, या मीन्स एंटीबॉडी फॉर्मेशन में, या डिफरेंट आयन का ट्रांसपोर्ट करने में। एल्बुमिन, आगे चलकर आपको अपशिष्ट पदार्थों को रिमूव करने का एक सिस्टम पढ़ाऊंगा मैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र। वहां पर एक प्रेशर काम करता है, उस प्रेशर को बोलते हैं BCOP। इसको बोलते हैं ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। वाटर कंटेंट के अंदर ये एल्बुमिन प्रोटीन जो है कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेती है, और उस कोलोइडल सॉल्यूशन से ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। ये प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या यूरिन का निर्माण नहीं हो सकता। परानिस्यंदन की प्रक्रिया आगे पढ़ाई जाएगी, तब बताया जाएगा कि एल्बुमिन का रोल है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना, ग्लोबुलिन का रोल है गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी, अल्फा और बीटा आयरन और कॉपर का ट्रांसपोर्ट करने में, फाइब्रिनोजन का रोल है ब्लड क्लोटिंग या रक्त स्कंदन में, और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इन सब का फंक्शन मैंने बता दिया। क्लियर है यहां तक? अब यदि बात करें कि ब्लड के अलावा इसमें और कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो ब्लड के अलावा इसी में दूसरा पार्ट जो इंपॉर्टेंट है उसे हम बोल रहे हैं ब्लड ग्रुप्स। जहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लगभग हर साल 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है इस पार्ट से, तो बेटा ध्यान से समझे इसको। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता हो ये सीरियल नंबर। अब जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं ब्लड ग्रुप की, जिसे बोलते हैं रक्त समूह, और इसके बारे में 1940s में कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले बताया था। ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, और ओ हो सकता है। जो ब्लड ग्रुप होता है वो उसके फिनोटाइप को या लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप या हम कह सकते हैं ये लक्षण प्रारूप हैं, तो लक्षण प्रारूप भी कितने प्रकार के होंगे? 4। यदि इनकी आरबीसी देखी जाए तो आरबीसीज की सतह पर प्रतिजन या एंटीजन पाए जाते हैं। ए जैसा है ए प्रतिजन, बी बी, ए बी पर ए और बी दोनों, और ओ का मतलब होता है 0, इसका मतलब यहां पर कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता। इसी के अलावा देखा जाए तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी पाई जाती हैं।
ए का एंटीबॉडी एंटी बी, बी का एंटी ए, इसका कोई भी नहीं, और इसका एंटी ए एंटी। क्लियर? हमें ये भी पता लग गया कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, हमें ये भी पता लग गया कि फिनोटाइप कौन कौन से हैं, ए बी और ओ। ये पता लग गया कि कौन कौन से एंटीजेंस हैं, ए बी, ए और बी और कोई नहीं। एंटीबॉडी कौन कौन सी है, एंटी बी है, एंटी ए है, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर दोनों। तो हम एक टेबल बनाते हैं इस तरीके से, 4 कॉर्नर की, और इसमें ये बना रखा है, ये मान लो O है, ये AB है, ये B है और ये A है। हम इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास A, B, AB और O है, तो ये डोनेट किस किस को कर सकता है और रिसीव ये ब्लड किससे रिसीव कर सकता है। सबसे पहले मैं ए की बात करूंगा यहां पर, फिर बी की, और फिर ए बी की, और फिर ओ की। देखो मैं एरो बना रहा हूं यहां पर, ये इस तरीके से। ए बी खुद ए बी को डोनेट कर सकता है, एरो जहां जा रहा है। ए बी और किसको डोनेट कर सकता है, किसी को भी डोनेट नहीं कर रहा है। ए ने किसको डोनेट किया, ए को और ए बी को। बी ने किसको डोनेट किया, बी को और ए बी को। ओ ने किसको डोनेट किया, ओ को, ए को, बी को और ए बी को। ये इसको भी डोनेट कर रहा है, इसको भी डोनेट कर रहा है, इसको भी डोनेट कर रहा है, और इसीलिए ओ को यूनिवर्सल डोनर या इसको सर्वदाता कहा जाता है। अब ए ने किससे रिसीव किया, खुद से और ओ से, ए से और ओ से। बी ने बी से और ओ से। ए बी ने ए बी से भी, ए से भी, बी से भी, ओ से। ओ ने, अब यहां पर देखो आप, ये सबसे रिसीव कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर या सर्वग्राही। क्लियर है मेरी बात? बेटा अभी तक जो मैंने बातें की एक बार समराइज करूं। मैंने अभी तक जो बातें की हो, इंट्रोडक्टरी पार्ट, और उसके बाद में मैंने ब्लड की बात, ब्लड में एक साइड में प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट, डिफरेंट टाइप के डब्ल्यूबीसीज की बात की, आरबीसीज की बात की, और प्लेटलेट और उनके क्या क्या फंक्शन है, कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है उसकी बात की। दूसरी साइड मैंने बात की प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन का क्या क्या रोल है उसके बारे में। फिर मैंने बात की डिफरेंट ब्लड ग्रुप या अलग अलग प्रकार के कौन कौन से रक्त समूह हैं, ए है, बी है, ए बी है, ओ है। इनके आरबीसीज पर कौन कौन से प्रतिजन पाए जाते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई नहीं। प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए हो सकती है, बी हो सकती है, दोनों में से कोई नहीं या दोनों। और फिर मैंने बताया कि कौन यूनिवर्सल डोनर है, कौन यूनिवर्सल रिसीवर। नेक्स्ट क्लास में हम ये बताएंगे कि उसे यूनिवर्सल डोनर क्यों बोला गया और यूनिवर्सल रिसीवर क्यों बोला गया।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।